हीरो मोटोकॉर्प लिंक ने राजस्व विभाग को उपलब्ध कराई मोटरसाइकिल। सीएम धामी ने किया 320 मोटरसाइकिल्स का फ्लैग ऑफ। मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं का होगा निदान। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विद्युत विभाग को दिए निर्देश। सीएम धामी के निर्देश के बाद बिजली विभाग ने क्षेत्र में शिविर लगाकर बिजली से संबंधित समस्याओं का किया समाधान। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग ने किया अंतिम मतदाता सूची जारी। मतदाताओं को जोड़ने के लिए चलाया गया था अभियान। निर्वाचन अधिकारी ने कहा इस साल 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े। और चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि हुई घोषित। 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा का होगा आगाज। 26 अप्रैल को खोले जाएंगे केदारनाथ के कपाट। 22 अप्रैल को खुलेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे लिए चलते हैं जहां इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तुरंत 24 घंटे के अंदर उसको रिप्लेस किया जाएगा, उसको रिपेयर किया जाएगा ताकि हमारी सड़कें हमेशा चमकती और सुंदर नजर आएं। 10 साल के लिए हम इसका रिपेयर का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं। उसी तरह से सड़कें अगर कहीं गड्ढा होगा उस गड्ढे को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा। कहीं सड़क पे कोई क्रैक आएगा उस क्रैक को 24 घंटे के अंदर रिपेयर किया जाएगा। इन 10 साल के अंदर हर सड़क को 2 बार रीसर्फेसिंग की जाएगी। 5-5 साल के अंदर सड़क को रिपेयर करना होता है तो 2 बार इसकी रीसर्फेसिंग की जाएगी। और हम देखते हैं कि जितनी पेंटिंग है वो इतनी गंदी हो चुकी होती है। जो सेंटर की लाइन है, जेब्रा क्रॉसिंग है, फुटपाथ की जो पेंट है, तो हर 3-3 महीने के अंदर हमने कुछ किस्म की, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग को हम 6-6 महीने में कर देंगे लेकिन बीच वाली को 3-3 महीने में, कुछ पेंटिंग 3-3 महीने में की जाएगी और कुछ पेंटिंग 6-6 महीने में की जाएगी ताकि साफ सुथरी सड़कें नज़र आएँ। इसके बाद डेली हम लोग अपने फुटपाथ को, सड़कों को या तो डेली या हफ्ते में 3 बार वॉश किया जाएगा और मैकेनिकल स्वीपर से। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों में राज्य की महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण देने पर बीजेपी महिला मोर्चा और अलग अलग संगठनों की महिलाओं ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। आपको बता दें कि उत्तराखंड में साल 2013 में हाईकोर्ट ने पूर्व में लागू 30% महिला क्षैतिज आरक्षण पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाकर के इस मामले में मजबूत पक्ष रखा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को लगी रोक हटाकर महिला आरक्षण को एक बार फिर हरी झंडी दे दी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 30% महिला आरक्षण लागू होने पर प्रदेश की महिलाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर अब तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा की अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि राज्य सरकार के इस फैसले से प्रदेश की महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिसके लिए प्रदेश की महिलाएं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी सरकार का आभार और धन्यवाद देती हैं। इसी तरह मुझे आप ये देते रहेंगे ताकि कोई छूटे नहीं। जिनके साथ भी जो महिलाएं आई हैं वो जरूर दे देना, क्योंकि बाद में फिर नाराजगी हो जाए। मातृशक्ति काफी कठिनाइयों में अपना जीवन व्यतीत करती हैं और काफी संघर्ष उनके जीवन में है, क्योंकि अन्य स्थानों से हमारे यहाँ का जीवन मातृशक्ति के लिए बहुत कठिन जीवन है। इसलिए पहले से जो हमारा यहाँ पर आरक्षण चल रहा था, उस आरक्षण को बीच में रोक लगी थी माननीय न्यायालय में,
और हम सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मैं राज्यपाल महोदय का भी धन्यवाद करता हूं, अपनी मातृशक्ति को शुभकामनाएं देता हूं कि वो निश्चित रूप से पहले की भांति और ज़्यादा द्रुत गति से वो समाज के हर क्षेत्रों में आगे आएंगे। बहुत महत्वपूर्ण दिन है सभी महिलाओं के लिए, मातृशक्ति के लिए, यहाँ की बेटियों के लिए। आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर आकर के हमने उनका धन्यवाद किया। उन्होंने विधानसभा में 30% आरक्षण महिलाओं को देकर विधानसभा से विधेयक पास करके यहाँ की बेटियों के उज्जवल भविष्य का रास्ता प्रशस्त किया है। जो हमारी बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं, उनका भविष्य और प्रशस्त हो और आगे हो, वो उत्तराखंड की सेवा कर पाए, प्रशासनिक सेवाओं में जा कर के वो यहाँ उत्तराखंड के समाज की, उत्तराखंड की सेवा करे। इसके लिए 30% क्षैतिज आरक्षण करके यहाँ की बेटियों के उज्जवल भविष्य की उन्होंने जो राह दिखाई है, उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का आज हमने यहाँ पे धन्यवाद किया है। और जब से उन्होंने ये 30% आरक्षण दिया है, निश्चित तौर पर हमारे उत्तराखंड की बेटियों के चेहरे खिले हुए हैं और वो समझ रही है कि अब हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। हम विभिन्न क्षेत्र प्रशासनिक सेवाओं में जाकर, सरकारी नौकरियों में जाकर उत्तराखंड की सेवा करेंगे, यहाँ के समाज की सेवा करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से राजस्व विभाग के उपलक्ष्य कराई गई 320 मोटरसाइकिल्स का फ्लैग ऑफ किया। ये मोटरसाइकिलें राज्य के पूर्ववर्ती जनपदों के लिए दी गई हैं। राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को आपदा कार्य, साथ ही कानून व्यवस्था में सहयोग के लिए क्षेत्रीय भ्रमण, राजस्व से संबंधित विभिन्न कार्यों के त्वरित निस्तारण के लिए मोटरसाइकिल्स दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हीरो मोटोकॉर्प का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्व विभाग के राजस्व उप निरीक्षकों को इन मोटरसाइकिल की सुविधा मिलने से जन समस्याओं के निदान और विभिन्न कार्यों के लिए क्षेत्रों में भ्रमण करने में सुविधा होगी। राजस्व उप निरीक्षकों की दी गई इस सुविधा से उन्हें कार्य को शीघ्रता से करने में सुविधा मिलेगी और इसके साथ ही दूसरी ओर जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित समाधान हो, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से प्रक्रियाओं के सरलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कार्मिकों को भी बेहतर कार्य करने के लिए हर संभव सुविधाएं देने जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विद्युत विभाग की तरफ से पूरे प्रदेश में विद्युत समस्या समाधान शिविर आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविर में बिजली के बिल, संयोजन, ट्रांसफार्मर से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। विद्युत विभाग की तरफ से अब तक 278 कैंप्स का आयोजन किया जा चुका है, जिसमें बड़ी संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर समाधान किया जा रहा है। आम जनता की तरफ से राज्य सरकार की इस पहल की सराहना की जा रही है। आपको बता दें कि बिजली विभाग को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिविर लगा करके जनता का बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से ही बिजली विभाग की तरफ से शिविर आयोजित कर जनता का बिजली से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। तो ये शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसके चलते आपको बता दें कि लोगों को जो भी समस्याएं हो रही हैं उनसे निजात मिल सके, इसके बारे में उनसे चर्चा की जा रही है। वहीं अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ में हो रहे भूदसाव को लेकर के आपदा प्रबंधन सचिव ने पत्रकार वार्ता की है। आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन सचिव ने जोशीमठ आपदा को लेकर के विस्तृत जानकारी दी और वहीं आपको बता दें कि प्रबंधन सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि जोशीमठ में भवनों में दरारों की संख्या स्थिर बनी है। अब तक कुल 863 भवनों में ही दरार है जो स्थिर है।
इसके साथ ही राहत वाली खबर यह है कि पानी के रिसाव में भी अब कमी आई है। अब पानी का रिसाव भी घट गया है और उन्होंने ये भी कहा कि अब तक 250 परिवारों को शिफ्ट भी किया जा चुका है। इसके साथ ही 324 परिवारों को 3 करोड़ 84 लाख की धनराशि भी बांटी जा चुकी है। साथ ही रंजीत सिन्हा ने यह भी बताया कि आपदा प्रभावितों को राहत पैकेज के लिए सोमवार को शासन स्तर पर हाई लेवल की मीटिंग भी होगी, जिसमें राहत पैकेज को लेकर के विचार किया जाएगा। इसके साथ ही रंजीत सिन्हा ने बताया कि बाईपास के परीक्षण के लिए भी एक समिति का गठन किया गया है, जो बाईपास के निर्माण को लेकर के प्रशिक्षण करेगी और 1 हफ्ते में प्रशिक्षण कर उसकी रिपोर्ट बना करके शासन को सौंपी जाएगी। इसके बाद आपको बता दें कि शासन स्तर पर अध्ययन कर बाईपास के निर्माण को लेकर के फैसला लिया जाएगा। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने कहा, ये भी अपील की है कि जोशीमठ में खबरों को लेकर के भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां स्थिति सामान्य बनी हुई है। इसके साथ ही रंजीत सिन्हा ने बताया कि बद्रीनाथ धाम यात्रा को लेकर के सरकार प्लान तैयार कर रही है और केंद्रीय संस्थानों की तरफ से किए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट आने के बाद यात्रा को लेकर के भी अंतिम फैसला लिया जाएगा। हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी बताएगी कि क्या इसका किस तरह से प्रोग्नोसिस होगा, किस तरह से एवोल्यूशन होगा। जहाँ तक जो हमारी बात हुई है उनसे यही कहना है कि सेटल हो जाएगा ये क्रैक्स, अब आगे बढ़ने की संभावना नहीं रहेगी। हाँ, हमें कुछ उपचार करने पड़ेंगे, वो हम करेंगे, और जो डेड वेट है, जो भवनें बड़ी है, भारी है, उसको हम हटाया जा रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो ये एग्जैजरेशन है कि 30% प्रभावित है और वो नीचे चला है, नीचे तो कभी नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं, देखिए ये क्रोनिक समस्या है, 76 से चल रही है। 76 में भी कुछ हुआ होगा तभी ये हो रही है, उस समय भी रिपोर्ट स्टडी की गई थी ना। अब उस समय से चल रही है, अभी थोड़ी बढ़ी है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो नीचे चला जाएगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा इसमें, जो हमारी उनकी स्टडी की और सारी चीज़ें जब डिस्कशन हुई तो यही क्लैरिटी यही है कि जो स्टीप स्लोप्स हैं उसमें दरारें, जहाँ भी फ्लैट पोर्शन है उसमें बहुत मिनिमल हल्की दरारें हैं या नहीं है। जैसे आर्मी के एरिया में सिर्फ रोडे में हल्की फुल्की दरारें हैं, उनके घरों में दरारें नहीं है क्योंकि फ्लैट पोर्शन में, इवन एनटीपीसी कॉलोनी में, और जो भी प्राइवेट घरें भी है जो कि फ्लैट पोर्शन में है वहाँ दरारें नहीं हैं। तो ये स्टीप स्लोप पे दरारें हैं, बड़ी दरारें हैं, उसका हमें इलाज करना पड़ेगा। उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग की तरफ से अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है, जिसमें नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए मतदाता सूची में त्रुटियों की सही करने के लिए 9 नवंबर से 10 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया गया। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी प्रताप शाह ने बताया कि राज्य में पिछले साल की तुलना में इस बार 1 लाख से ज्यादा नए मतदाता जुड़े हैं, जिसमें राज्य भर में अब तक आपको बता दें कि कुल इतने मतदाता हैं और राज्य में 93,867 सर्विस वोटर और इसके साथ ही 295 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हुए हैं। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार कुल 1,34,461 नए मतदाता सूची से जुड़े हैं, जबकि 52,381 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। संयुक्त निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग की तरफ से एक जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें 17 साल की उम्र में भी अभी युवा मतदाताओं के फॉर्म भरने के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं, ताकि वो निकट भविष्य में नए मतदाता के रूप से जुड़ सके। जो है, जो हमारे फॉर्मेट्स प्रारूप 6 जो नाम जोड़ने के लिए होता है, प्रारूप 7 जो है नाम काटने के लिए होता है, प्रारूप 8 अब मल्टीपर्पज़ हो गया है, उसमें एक ही फॉर्म में कई चीज़ें हो सकती हैं। तो आप लोगों ने अच्छा सहयोग हमें दिया था। तो फॉर्म 8 मैं चाहूँगा कि अभी भी जो है आप लोगों के माध्यम से थोड़ा प्रचार प्रसार हो जाए कि फॉर्म 6 केवल पहली बार मतदाता बनने वालों के लिए है, फॉर्म 6, और जो एक जगह जिनका नाम है और वो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं तो उनका नाम फॉर्म 8 से भरा जाता है दूसरी जगह। और किसी भी प्रकार की गलतियाँ, क्लैरिकल मिस्टेक, किसी भी प्रविष्टि को सही करने के लिए भी फॉर्म 8 ही है। नया फ़ोटो पहचान पत्र किसी को चाहिए, उसके लिए भी फॉर्म 8 ही है। किसी को अपने आप को PWD दिव्यांग जो है मार्क कराना है तो उसके लिए भी फॉर्म 8 ही है। तो फॉर्म 8 जो है हमारा मल्टीपर्पज़ फॉर्म है। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अगर हमारे मतदाताओं को होगी तो उनको सुविधा मिल सकती है।
उत्तराखंड में इस साल 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। बद्री केदार मंदिर समिति के अनुसार गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर 22 अप्रैल को खुलेंगे। इसके साथ ही केदारनाथ मंदिर के कपाट 26 अप्रैल को खोले जाएंगे। वहीं गुरुवार को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि भी घोषित की जा चुकी है। इस साल बद्रीनाथ के कपाट 27 अप्रैल को सुबह 7:10 पर खुलेंगे। आपको बता दें कि 26 जनवरी को यानी कि वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर चारधाम के कपाट खुलने की तिथि तय की गई। और वहीं चारधाम यात्रा को लेकर के पर्यटन विभाग ने पंजीकरण की तैयारी पूरी कर ली है। पंजीकरण के लिए विभाग ने वेबसाइट को अपडेट किया है। वेबसाइट के माध्यम से चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थयात्री अपना पंजीकरण करा सकते हैं। जो श्रद्धालु ऑनलाइन पंजीकरण करने में असमर्थ हैं, उनके लिए भी ऋषिकेश, बड़कोट और इसके साथ ही कई अन्य स्थानों पर पंजीकरण काउंटर भी खोले जाएंगे। चार धामों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं को लाइन में खड़ा ना होना पड़े, इसके लिए पहली बार पर्यटन विभाग की ओर से कतार प्रबंधन प्रणाली लागू किया जाएगा। और इसके तहत धामों में पहुंचने पर श्रद्धालुओं को एक टोकन दिया जाएगा, जिसमें दर्शन के लिए समय भी निर्धारित होगा। टोकन प्राप्त करने के बाद श्रद्धालुओं को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चारधामों के कपाट खुलने की तिथि भी अब तय हो चुकी है, जिसके बाद पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नगर आयुक्त दीपक रावत ने शुक्रवार को रामपुर रोड स्थित चीड डिपो में बनने वाले सिटी फॉरेस्ट का निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि आयुक्त ने कहा कि हल्द्वानी सिटी फॉरेस्ट 4.5 हेक्टेयर में बनेगा। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में हरियाली नहीं होने के कारण सिटी फॉरेस्ट का निर्माण किया जाएगा और सिटी फॉरेस्ट में रोज गार्डन, योगा पार्क, वाटर एरिया और इसके साथ ही एडवेंचर के साथ ही वहां पर वॉकिंग एरिया भी बनाया जाएगा। इसके साथ ही दीपक रावत ने कहा कि प्राधिकरण की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है, जल्द ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। और इसके साथ आपको बता दें कि विश्वास आयुक्त रावत ने रामलीला मैदान व्यय और साथ ही पटेल चौक बाजार का शैली में बनने वाले सौंदर्यीकरण का भी स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हल्द्वानी शहर में रामलीला मैदान व बाजार क्षेत्र का सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, जल्द ही इसमें कार्य भी प्रारंभ होगा। हल्द्वानी शहर के सौंदर्यीकरण के तहत तहसील परिसर, पार्किंग और नगर निगम पुस्तकालय का भी आयुक्त ने निरीक्षण किया है। तहसील परिसर में नए पार्किंग प्रस्तावित है, जिस पर शीघ्र ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही तहसील परिसर व नगर निगम पुस्तकालय का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। आज ही जोड़ा है क्या हल्द्वानी सिटी फॉरेस्ट के नाम से, और पिछली बार जो बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में ये प्रपोज हुआ है। और प्रपोजल ये है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड है, जिसमें हम लगभग 4.5 एकड़ है, हेक्टेयर है, 4.5 हेक्टेयर में एक सिटी फॉरेस्ट बनाने का प्रपोजल है। इसमें रोज़ गार्डन भी होगा, पार्किंग्स भी होंगी, ग्रीन स्पेसेस भी होंगे, अन्य तरह के प्लांटेशंस भी होंगे, श्रब्स होंगे और कुछ वाटर एरियाज़ भी होंगे, कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज़ होंगी। आप जानते हैं कि हल्द्वानी जिस तरह का शहर है, इसमें ग्रीन स्पेसेस की बहुत कमी है और विशेषकर ऐसी कोई जगह जहाँ पे हम आराम से घूम सकें, जो कि बड़े स्तर पे हैं, वो नहीं है। और इसमें हम सारे पाथवेज का हम अगर लेंथ ले लें तो ये 2.2 किलोमीटर से ऊपर जाएगा, तो टहलने वालों के लिए भी एक बहुत अच्छा स्पेस ये क्रिएट होगा। और क्योंकि ये बोर्ड की बैठक में आया था, उसका इंस्पेक्शन नहीं हुआ था, आज इसको देखा गया और इसको फीजिबल पाया गया है, तो उसको प्राधिकरण की ओर से हम लोग इसको सैंक्शन दे देंगे और जल्दी इसमें फिर काम शुरू करवाएंगे। 50 से 60 कमरों का एक कमर्शियल नुमा एक इस्टेब्लिशमेंट बन रहा है। वो होटल भी हो सकता है, अलग अलग दुकानें भी हो सकती हैं, पर होटल ज़्यादा लग रहा है, जिसकी कोई स्वीकृति नहीं है और ये लैंड भी नजूल की है। तो पहली बात तो ये है कि इसका पता समय रहते चलना चाहिए इन चीज़ों का, और जब समय रहते चल चुका है और ये सील हो गया है, तो इसमें अगर डिमोलिशन ना हो टाइम पे तो फिर इसमें अवैध निर्माण को बढ़ावा मिलता है। तो इसमें जो वीसी प्राधिकरण से हमने कहा है कि एक तो नियमित सुनवाई, ऐसे सभी वादों की, केवल इस मामले की नहीं, सभी वादों की नियमित सुनवाई हो, और यदि इसमें नियमित सुनवाई में कोई दिक्कत आ रही है तो उसको डेलीगेट किया जाए। सेक्रेटरी के लेवल पर डेलीगेट हो सकता है, जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे भी डेलीगेट हो सकता है, लेकिन इनमें सुनवाई हर हफ्ते होनी चाहिए और इसमें आदेश भी जल्दी आने चाहिए। जो वर्कशॉप के नाम पे यहाँ पे बहुत सी दुकानें हैं जो ट्रांसपोर्ट नगर में पहले से अलॉट हो रखी हैं यहाँ पे, लेकिन दोनों तरफ गाड़ियों की रिपेयर होती है और इससे जो पैदल चलने वाले हमारे लोग हैं और जो ड्राइवर्स बाकी जो बस अड्डे को जाते हैं या पहाड़ को जो लोग जाते हैं, उनको बड़ी असुविधा होती है। इसमें 3-4 बार अतिक्रमण अभियान चलाया गया, पुलिस से भी डायरेक्शंस दिए गए, लेकिन इसमें कोई प्रभावी इसमें परिणाम इसके नहीं आ रहे। तो इसमें अब ये कहा गया कि चालान करते हुए ऐसी कुछ शॉप्स हैं इनको सील भी।
उत्तराखंड की जिला उधम सिंह नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ तीसी के निर्देशानुसार ऑपरेशन कैकिंग डाउन चलाया जा रहा है, जिसके तहत आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक नगर मनोज कात्याल के सफल पर्यवेक्षण के क्षेत्राधिकारी खटीमा वीर सिंह और सीनियर सब इंस्पेक्टर पुलिस अशोक कुमार के निर्देशन में बाजार चौकी के चौकी प्रभारी होशियार सिंह, बाजार चौकी के आरक्षक दीपक कुमार ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दरकिनार कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया है। वहीं मामले में आगे जांच पड़ताल की जा रही है। ये उच्चाधिकारियों के आदेशानुसार एक ऑपरेशन क्रैकडाउन चल रहा है। उसमें जितने भी वारंटी हैं जो माननीय न्यायालयों में जिनके विरुद्ध वाद लंबित हैं और वो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे वारंटियों के विरुद्ध अभियान चल रहा है। इसी अभियान के तहत वारंटी गुरविंदर सिंह और विक्की सोनकर और अनमोल सोनकर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। 60 और बलवे की धाराओं में वांछित। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनपद हरिद्वार के रुड़की स्थित सहायक क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के प्रवर्तन दल ने वहां पर क्लियर और इसके साथ ही सौलानी पुल रुड़की में वाहनों की चेकिंग का कार्य संचालित किया गया, जिसके अंतर्गत 25 वाहनों के चालान भी किए गए। इसके साथ ही आपको बता दें कि 3 वाहनों को सीज किया गया। आपको बता दें कि परिवहन विभाग रुड़की के प्रवर्तन दल ने वहां पर क्षेत्र से निरंतर मिल रही शिकायतें का संज्ञान लेते हुए चेकिंग अभियान चलाया, जिसके अंतर्गत ईंट और खनन सामग्री भी ले जा रहे 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को नियम विरुद्ध संचालन पर सुसंगत धाराओं में चालान करते हुए थाने में सीज किया गया। इसके अतिरिक्त शेर में वहां पर बताया जा रहा है कि 5 अन्य वाहनों का भी चालान किया गया और इसके पश्चात ही रुड़की शहर में स्थित सौलानी पुल के निकट दोपहिया वाहनों की विशेष चेकिंग भी की गई, जिसमें बिना हेलमेट दोपहिया वाहन में 3 सवारी वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग अभियोगों में 17 वाहनों के चालान किए गए। इन सभी चालकों से लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलनरत उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारियों ने गुरुवार को लगातार 2 दिनों तक बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकलने के चलते रोडवेज कर्मचारियों ने हड़ताल का ऐलान किया है। इस दौरान आपको बता दें कि बसों का संचालन ठप कर दिया गया। देहरादून से दिल्ली मार्ग समेत जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम, आगरा, लखनऊ, मुरादाबाद, बरेली, धर्मशाला, पानीपत, लुधियाना समेत स्थानीय मार्गों पर भी बस संचालन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इससे आपको बता दें कि यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी ना हुई तो 31 जनवरी को रात से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। इस बार विभिन्न मांगों को लेकर के परिवहन निगम कर्मचारियों के संगठन संयुक्त मोर्चा बना करके वहां पर आर पार की लड़ाई की तैयारी में है। परिवहन निगम के संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर चक्का जाम के चलते तमाम जगहों पर जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। सुबह के समय में बड़ी संख्या में यात्री बस अड्डे पर बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बस संचालन ठप रहा, जिससे यात्रियों को भी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारी 4 रजिस्टर्ड यूनियनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और 15 दिन पहले उसमें नोटिस दिया था, जिसमें 3 दिन का एक दिन का धरना था टनकपुर, कुमाऊं और आज देहरादून में 27 तारीख को है। 31 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार है, जिसमें सारी गाड़ी बंद रहेंगी। इसमें विशेष बात यह है कि सरकार और हमारे मैनेजमेंट की जो मंशा प्राइवेट करने की है रोडवेज को, उसका बहुत ज़बरदस्त विरोध है। और हमारे यहाँ जो करीब 3-3.5 हज़ार लोग हैं जो 15 साल के आसपास से काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, उन्हें रेगुलर नहीं किया जा रहा बार बार। तो हमारी सारी यूनियनें अलग अलग इन मुद्दों को उठा रही थी। हमारी मीटिंग हुई और हम सब ने मिल के एक नोटिस 13 सूत्री मांग पत्र है हमारा, एक नोटिस दिया जिसमें आंदोलन का कार्यक्रम दिया। इसके तीसरे चरण में आज यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, जिसमें कोटद्वार, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की और श्रीनगर और 3 डिपो देहरादून के लगभग 600 गाड़ियां आज बंद है। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के 15 विकास खंडों के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी विकास भवन में अपने एक सूत्रीय मांगों को लेकर के बीते 12 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के कार्मिक कार्यात्मक
एकीकरण का विरोध कर रहे हैं, जो उन्हें स्वीकार नहीं है। वहीं इस धरने की वजह से जनहित के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों ने बताया कि जनहित में मूल विभाग पंचायती राज में रेखीय विभाग ग्राम्य विकास विभाग का पूर्ण एकीकरण किया जाए। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों विवादों में घिरे हुए हैं और हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। इस बीच धीरेन्द्र शास्त्री उत्तराखंड भ्रमण पर पहुंचे और कई साधु संतों से उन्होंने मुलाकात भी की। इसका उद्देश्य उनके तरफ से किए जा रहे हवन में साधु संतों को आमंत्रित करना है। इसके साथ ही धीरेन्द्र शास्त्री योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण के साथ भी उत्तराखंड के पहाड़ों पर पहुंचे और वहां से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर इसकी जानकारी दी। आपको बता दें कि देर शाम वहीं आचार्य बालकृष्ण के साथ हरिद्वार कनखल दिव्य मंदिर आश्रम में थोड़ी देर रुके और फिर तुरंत वहां से वापस चले गए। आचार्य बालकृष्ण का कहना है कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हरिद्वार पहुंचे और हमसे मुलाकात की, जिसके बाद हमें उनसे मिलकर के काफी अच्छा लगा। उनका आगमन हुआ, हम मिले, दोनों को अच्छा लगा, क्योंकि विधाएं अलग हैं, मार्ग एक है, लक्ष्य एक है। तो उन विधाओं के ऊपर हमने चर्चा भी की और आगे देश के लिए किस तरह से और भव्य और सुंदर इस देश को बनाया जा सकता है, लोगों के जीवन को कैसे सुगम बनाया जा सकता है, उसके लिए जो सनातन वैदिक हमारे ऋषियों का मार्ग है उस पर और बेहतर क्या हो सकता है, इसके ऊपर हम लोगों ने कहा कि राष्ट्र को बेहतर बनाना है और उसके लिए हमारे जो वैदिक मूल्य हैं, आदर्श हैं, उन पर हमको कैसे आगे बढ़ना है, इन्हीं पर बात करनी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।